अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की जानिब से आप सब पर सलामती हो और अल्लाह की बरकत हो। लो मेरे बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स नेम है जी, और मैं हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 3 के साथ। आज भी हमने वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ये कई दफ़ा मेरे बच्चों बोर्ड में आया है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कई दफ़ा बोर्ड में आया है। याद रखो कि बायो याद नहीं करनी, बायो समझनी है, बायो माइंड में रखनी है। जहाँ इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो फौरी तौर पर आपने बताना है जी मैंने बायोलॉजी सीखी हुई है, मैंने याद नहीं था किया। याद रखें, जो चीज़ आप याद करेंगे वो होती है मेमोराइज करना, मेमोराइजिंग, याद करना। आपको याददाश्त चली जाए तो भूल जाएगा। तो जो चीज़ आपको रिमेंबरिंग का उलट होगा फॉरगेटिंग। लेकिन याद रखें, लर्निंग का मतलब है सीखना। इसको याद रखें कि लर्निंग का मतलब है सीखना। बायोलॉजी सीखनी मेरा बेटा, याद नहीं करनी। गॉट इट? तो जनाब हम लोग स्टार्ट करने लगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। जानदारों के जिस्म में, हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी बॉडी में वाटर के मेन रोल क्या है। तो अब हमने उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है कि वाटर हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाई। पानी की इंपॉर्टेंस क्या है जानदारों के जिस्मों के अंदर। नोट, वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ। पुत्र, जिंदगी का मीडियम, जिंदगी जिसमें रह रही है, यानी कि जिंदगी पानी के अंदर या पानी की वजह से मौजूद है। अगर जानदार है तो पानी की वजह से है। अगर वो जानदार ही नहीं बेटा जिसके जिस्म में पानी ना हो, इट इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। बोले तो पानी होगा तो जिंदगी है, पानी नहीं है जिंदगी नहीं है। डिहाइड्रेशन बंदा मार देती है। तो लूज मोशंस लगे हों तो पानी पिएं, ORS लेते रहें। वाटर सॉल्ट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। पानी इज अ मीडियम ऑफ लाइफ। पॉइंट नंबर 2, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के जिस्मों में जो कंपाउंड सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जा रहा है वो पानी है। तो पानी जानदारों के जिस्मों में सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। ओके, सो वाटर इज दैट कंपाउंड विच इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस कह लो। बात समझ गए बेटा? तो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है कोई तो वो वाटर है, और वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। भाई कितना, कोई परसेंटेज बता दो। तो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ, 65 to 89%, 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन मोस्ट ऑफ या इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स? तो आपने कहना है जी 65 to 89% पाया जाता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ, बोन सेल्स के अंदर भी। बोन कितनी खुश्क, हड्डी कितनी खुश्क लगती है बाहर से, लेकिन याद रखो हड्डी के सेल में भी 20% वाटर है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, 20% वाटर इज फाउंड इन बोन सेल and 85% water is found in brain cells. brain cells में 85% water है, जबकि बेटा बोन सेल के अंदर 20% वाटर है। तो बोन सेल में 20% वाटर एंड ब्रेन सेल्स में 85% ऑफ वाटर मौजूद होता है। ठीक है,
तो ब्रेन सेल में 85% वाटर, अल्लाहु अकबर, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल्स? तो ब्रेन सेल्स में 85% है। कितनी मेरा बचा? 85%। भाई इसकी अहमियत के बारे में बात करें, पानी के बारे में, तो सुनो फिर, ऑल रिएक्शंस, बोला था ना मीडियम ऑफ लाइफ है। तो जिंदगी, हमने शुरू वाले पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जिंदगी सीजलेस केमिकल रिएक्शंस पर मुहैयत है। जिंदगी अगर है तो बॉडी के अंदर सीजलेस केमिकल रिएक्शंस हैं, तो वो केमिकल रिएक्शंस तो पानी की मौजूदगी में होंगे। ऑल रिएक्शंस इन सेल्स अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऑल रिएक्शंस इन सेल्स अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तमाम रिएक्शंस जानदारों के जिस्मों में, उनके सेल्स में तमाम रिएक्शंस पानी की मौजूदगी में होते हैं। नंबर 2, पानी, इट ऑल्सो टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें पानी एज अ रिएक्टेंट यूज होता है, एज अ रिएक्टेंट। इस लाइन का क्या मतलब है? इट ऑल्सो टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब वाटर इज यूज्ड एज अ रिएक्टेंट इन दैट रिएक्शन। रिएक्ट करता है वाटर। फॉर एग्जाम्पल, मैक्रोमोलिक्यूल्स में वाटर ऐड होता है तो वो किस में टूटता है? मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रो में टूट जाता है। अब यहां वाटर यूज हुआ है, ऊपर तो था ना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहां रिएक्टेंट के तौर पर यूज हो रहा है। तो जी हां, मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रो में तोड़ने के लिए हमने वाटर ऐड कराना है, हमने वाटर उसमें ऐड कराना है। तो जी हां, हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटों में तोड़ने के लिए हमने क्या ऐड करवाना है? वाटर ऐड कराना है। तो हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन यहां लिख लें, एडिशन ऑफ वाटर into a macromolecule to convert it into micromolecule is called hydrolysis, या breaking up of macromolecules into micromolecules with the addition of water is called hydrolysis. Is called what? Hydrolysis. Any problem हो? तो hydrolysis of macromolecules में पानी ने हिस्सा लिया। Take part means पानी ने हिस्सा लिया। It take part in many biochemical reactions. Number 1, hydrolysis of macromolecules, and number 2, दूसरी example बेटा, water is used as a raw material in photosynthesis. Water is used as a raw material in photosynthesis. तो पानी photosynthesis में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर जमा होगा एज अ रिएक्टेंट, तो फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या बनेगी? कार्बोहाइड्रेट बनेगी। क्या बनेगी मेरा बच्चा? कार्बोहाइड्रेट। तो दोबारा सुन लें, पानी मीडियम ऑफ लाइफ है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, 65 to 89% डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, बोन सेल्स में 20% है, ब्रेन सेल्स में 85% है। Importance, all reactions in cells occurs in the presence of water. It also take part in many biochemical reactions. Example, पानी मैक्रोमोलिक्यूल्स के हाइड्रोलिसिस में इस्तेमाल होता है, इन्हें तोड़ने के लिए वाटर ऐड करो, तोड़ दो, और एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस, एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर है मेरे बच्चों? लो मेरा बच्चा, अब हम लोग करेंगे इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज मेरे बच्चों? सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। व्हाट डू यू नो अबाउट द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर? इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा और हमें ये वाले पॉइंट सारे के सारे डिस्कस करने हैं। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1,
पानी एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, पानी एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। कोई पूछे काइकू, कहना जनाब पानी की पोलर नेचर की वजह से। क्लास 10th केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स पोलर नेचर, ड्यू टू इट्स व्हाट, पोलर नेचर। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। पॉइंट नंबर 2, आयोनिक कंपाउंड्स कैसे हल होते हैं पानी में। अगर कोई आपसे पूछे कि आयनिक कंपाउंड को जब पानी में डालो तो वो कैसे डिसॉल्व होगा, आपने कहना है पानी उसको आयंस में तोड़ देता है। तो जी हाँ, पानी आयंस में तोड़ देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हाँ आयनिक कंपाउंड्स को। तो पुत्र आयनिक कंपाउंड्स को वाटर अपने अंदर ले जाकर आयंस में तोड़ देता है। तो जी हाँ, आयनिक सब्सटेंसेस कैसे डिसॉल्व होती हैं, तो आपने कहना है आयनिक सब्सटेंसेस ब्रेक अप इनटू देयर आयंस, आयोनिक सब्सटेंसेस ब्रेक अप इनटू देयर आयंस। फॉर एग्जांपल NaCl पानी में जाकर Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो जी हाँ, NaCl वाटर में जाकर अपने आयंस में टूट गया। तो बेटा आयोनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन वाटर बाय आयोनाइजिंग themselves, by what? Ionizing themselves. नंबर 3, तो शुगर का क्या, शुगर जिसको हम चाय में, ये अभी मैं चाय पी रहा हूं, तो चाय में मैंने क्या डाली हुई जनाब, शुगर। तो पानी में शुगर कैसे हल होती है, आपने कहना है शुगर अपने आयंस में नहीं टूटती, लेकिन शुगर के अंदर, सुक्रोज के अंदर OH बॉन्ड्स हैं जिसकी वजह से वो पोलर है। क्या है बेटा, पोलर। तो पुत्र नॉन आयनिक यानी कि कोवलेंट सब्सटेंसेस लेकिन चार्ज्ड हो, दैट इज वो पोलर हो। क्या हो, पोलर। वो पानी में आयंस में तो नहीं टूटती, लेकिन पूरे पानी में फैल जाती हैं, पूरे पानी में होमोजेनाइज हो जाती हैं। तो वाटर अगर सॉल्वेंट है और शुगर अंदर पूरे पानी में फैल गई है, पूरे पानी में एक एक कतरे में शुगर है, तो वो अंदर डिसॉल्व हो गई है। क्या होगी मेरा बेटा, डिसॉल्व हो गई है। डिफ्यूजन की एग्जांपल पर मैं केमिस्ट्री का हवाला दूंगा आपको, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। क्लास 9th की बुक में आपने एक फोटो देखी थी जिसमें एक बीकर के ऊपर वो इंक का ड्रॉप डालते हुए दिखाई दे रहे वो डायग्राम। बेटा वो इंक अंदर जाते साथ ही पूरे बीकर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्पर्स होगी। तो जैसे ही पूरे का पूरे पानी में पूरी इंक फैल जाएगी, आप बोलोगे क्या बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। तो इसी तरह सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि नॉन आयनिक बट चार्ज दैट इज पोलर सब्सटेंसेस को पानी में डिस्पर्स करा दिया जाता है, पानी के अंदर वो पूरे का पूरा फैल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। इजी मेरा बच्चा। तो जो नॉन आयनिक यानी कि चार्ज और पोलर कंपाउंड्स होंगे वो वाटर में आयोनाइज नहीं होते, वो पानी में डिस्पर्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे, डिस्पर्स। अच्छा, पानी जो चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है उसका जानदारों को क्या फायदा, जानदारों को क्या फायदा, वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज का जानदारों को क्या फायदा। तो सुनिए, इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि जब मॉलिक्यूल्स या आयंस को अपने अंदर वो क्या कर लेगा, डिसॉल्व, तो पुत्र मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कैन मूव रैंडमली। मॉलिक्यूल्स और आयंस पानी के अंदर मूवमेंट दिखाएंगे। जब पानी के अंदर बेटा वो मूव करेंगे तो क्या होगा, फेवरेबल स्टेट में आ जाएंगे टू रिएक्ट विद ईच अदर, टू रिएक्ट विद ईच अदर। तो जिस तरह मैंने अगर कहीं जाना है तो मैं मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ढूंढूंगा कि यार मुझे कोई टैक्सी या बस या कोई बाइक या मैं अपनी गाड़ी पर चला जाऊं तो पता लगेगा कि मैं कोई मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ढूंढूंगा। तो जी हाँ, पानी मीडियम ऑफ लाइफ है। पानी मॉलिक्यूल्स और आयंस को मीडियम देगा कि तुम मेरे अंदर फ्लोट करके, मेरे अंदर तैर कर तुम मेरे अंदर मूव कर लो रैंडमली,
और फेवरेबल स्टेट में आ जाओ टू रिएक्ट विद ईच अदर, फेवरेबल स्टेट में आ जाओ टू रिएक्ट विद ईच अदर। क्लियर हो गया? ऑल रिएक्शंस इन द सेल अकर्स इन एक्वस मीडिया। याद रखें जितने रिएक्शंस हैं सेल के अंदर हमेशा एक्वस मीडिया में होंगे। एक्वस मीडिया में क्या क्या होता है? एक्वस मीडिया बेटा एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, सॉल्टी सॉल्यूशन, जितने सॉल्यूशंस हैं वो सारे क्या होंगे? एक्वस मीडिया। लेकिन याद रखें वो एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी उसके अंदर सॉल्वेंट वाटर होगा। सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। एनी प्रॉब्लम हो? तो पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल्स और आयंस विल मूव रैंडमली एंड विल बी इन फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद ईच अदर। Number 2, all reactions in cell occurs in aqueous media. And number 3, सेल के केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आर सो मच इंपॉर्टेंट। सेल्स के क्या मेरा बच्चा? सेल्स के केमिकल रिएक्शंस को मेटाबोलाइज कौन करते हैं? और मेटाबोलाइज मुंह से निकला, कैटालाइज। सेल के केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज, कैटालाइज बोले तो स्पीड अप कौन करते हैं? बोलो एंजाइम्स। एंजाइम्स वर्क इन एक्वस मीडिया। अल्लाह अकबर। एंजाइम्स की भी शर्त है, पानी है तो हम लोग भी मूव करेंगे। तो फिर एंजाइम फ्लोट करके जाकर किसके साथ? वो मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ कि ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, तो वो दोनों पानी के अंदर तैर कर जाकर एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो फंस जाएंगे। और फिर ये वाला एंजाइम उस क्या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करके तो फेंक देगा। किस में चेंज करके फेंक देगा? तो मेरा बच्चा, इन सेल्स केमिकल रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स and enzymes work in aqueous media. Enzymes work in aqueous media. Next point, मेरा बच्चा, नॉन पोलर सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। तो जब नॉन पोलर सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगी तो मुबारक हो, लिपिड्स नॉन पोलर हैं, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही। और जब लिपिड्स नॉन पोलर हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही, तो लिपिड्स की मेम्ब्रेन्स बनेंगी। कल या परसों वाले टॉपिक में भी मैंने बताया था कि अगर लिपिड्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे तो मुबारक हो, आपके सेल के कंपार्टमेंट्स, सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो मेम्ब्रेन्स इन मैक्रोमोलिक्यूल्स की बनेंगी जो कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगी। क्या मेरा बच्चा? नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगी। दे विल व्हाट? इनसॉल्युबल इन वाटर। एंड रिमेंबर दैट फैट्स मेम्ब्रेन्स बनाएंगी, मेम्ब्रेन्स कंपार्टमेंट्स इन सेल्स बना देंगे। मेम्ब्रेन्स क्या बना देंगी? कंपार्टमेंट्स इन सेल्स। So non-polar organic substances are insoluble in water. Example fats and membranes and compartments in cell बनाएंगी कौन? बोलिए। कंपार्टमेंट्स इन सेल्स बन जाएंगे जिससे हमें फायदा है कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। अब बच्चों आप लोग बुक से रीडिंग करो यहाँ तक के एंड तक, ठीक है? कंपार्टमेंट्स इन सेल तक मैं पॉज करने जा रहा हूँ, आप लोग रीडिंग कर लो, फिर आई विल बी बैक विद नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट हिस्से के साथ। ओके, रीडिंग करो। जनाब अली, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हीट कैपेसिटी। क्या मेरा बच्चा? हीट कैपेसिटी। मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं यार हम तुझे मजाक करते, तुझे गुस्सा नहीं चढ़ता। मैं क्या मतलब? कहता है वो अक्सर कहते हैं हम तुझे मजाक करते रहते हैं, तुझे गुस्सा नहीं चढ़ता, तेरा पारा हाई नहीं होता। तो मैंने उन्हें बोला कि भाईजान मेरे अंदर बड़ी कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जुगते या ज़्यादा से ज़्यादा मजाक एब्जॉर्ब कर सकता हूँ विद मिनिमम राइज इन गुस्सा। ज़्यादा से ज़्यादा मजाक एब्जॉर्ब कर सकता हूँ विद मिनिमम राइज इन गुस्सा। तो ये हो गई मेरी मजाक की कैपेसिटी। तो इसी तरह हीट कैपेसिटी आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करना विद मिनिमम राइज इन टेम्परेचर। विद मिनिमम राइज इन टेम्परेचर
मेरा बच्चा, आप स्टील का चम्मच गरम गरम चावलों के अंदर रख दें, वो पूरे का पूरा चम्मच क्या होगा, गर्म हो जाएगा। इसी तरह लेकिन अगर आप लकड़ी की डोई से खाना पका रहे हो तो वो लकड़ी की डोई अगर खाने में मौजूद है भी तो वो उसका जो, यानी अगर ये वाला सिरा आपने खाने के अंदर रखा हुआ है गरम गरम खाने के अंदर, लो जी डोई जा पड़ी भी मेरी आए। अच्छा भी सुनो, तो क्या हुआ कि हीट सारी इधर होगी तो उसके दूसरे एंड तक, यानी कि बैड कंडक्टर, क्या मेरा बच्चा, बैड कंडक्टर। तो जी हाँ, पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है मेरा बच्चा। इट कीप ऑन एब्जॉर्बिंग हीट, एब्जॉर्बिंग हीट, एब्जॉर्बिंग हीट विद द मिनिमम राइज इन टेम्परेचर, विद द मिनिमम राइज इन टेम्परेचर। तो पता लगा एबिलिटी, व्हाट इज हीट कैपेसिटी। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, बोर्ड में आता होता है। व्हाट इज हीट कैपेसिटी, ability of absorbing heat with minimum change in its own temperature, ability of absorbing heat with minimum rise in its own temperature, heat को absorb करी जाना, अपने टेम्परेचर में कम से कम राइज देना, कम से कम क्या देना बेटा, राइज होने देना। दिस इज कॉल्ड व्हाट, हीट कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, हीट कैपेसिटी। डन। अब क्या मतलब भाई, कैसे, तो सुनो, नंबर ऑफ कैलोरीज, अब ये हीट का यूनिट है पुत्र, कैलोरीज, नंबर ऑफ कैलोरीज विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को राइज करने के लिए, भाई कितना राइज करने के लिए, 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए, 15 से 16 तक बढ़ाने के लिए, 15 से 16 तक बढ़ाने के लिए, मतलब 1 डिग्री ऊपर ले जाने के लिए 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी चाहिए। दोबारा सुन लें, 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी को 1 कैलोरी ऑफ हीट चाहिए, 1 कैलोरी ऑफ हीट चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 कैलोरी ऑफ हीट चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। डन। जबकि बाकी तमाम चीजों को कम हीट चाहिए होती है। मैंने पानी से पूछा है, एनी हीट तेरे अंदर जांदी किथे है, एनी हीट तेरी जांदी किथे है, हीट नु किथे काम लाना है। कहना जनाब रीजन, बिकॉज मच एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, मच एनर्जी इज यूज्ड, much energy is used to break hydrogen bonds inside the water। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनसाइड द वाटर को तोड़ने के इस्तेमाल होती है। तो जनाब ये सारी एनर्जी कहाँ चली जाती है, अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने में इस्तेमाल हो जाती है। और इस तरह वाटर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। इजी मेरा बच्चा। भाई जी सानू के फ़ायदा, पानी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, जानदारों को क्या फ़ायदा इस चीज़ का? फ़ायदा है जनाब, पूछे क्या? अभी कल परसों की बात है कि मुझे एसी वाले रूम में बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो मैं वहाँ से निकल कर आकर बाहर बैठ गया जिस रूम में एसी नहीं था। तो परसों तरसों बड़ी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही थी। बच्चों 25 से 30 मिनट लग गए मेरा पसीना जारी होने में, यानी पसीना आने में कोई 25 से 30 मिनट लग गए। 30 मिनट्स तक मेरी बॉडी को फील ही नहीं हुआ कि गर्मी ज़्यादा है बाहर। क्यों? क्योंकि एसी में बैठ कर, ठंडे टेम्परेचर पर बैठ कर मेरा पानी, मेरे बॉडी का पानी सारे का सारा, यानी उस पर मैं इजी फील कर रहा था। तो जब मैं बाहर निकला और जब मेरे अंदर बाहर से हीट अंदर एंटर हुई, तो पुत्र वो हीट एंटर होती रही, वाटर उस हीट को क्या करता रहा, एब्जॉर्ब करता रहा। लेकिन मेरे ब्लड में मिनिमम चेंज ऑफ क्या आ रहा था, टेम्परेचर आ रहा था। किसकी वजह से?
वाटर की वजह से। तो इस तरीके से बेटा एकदम अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर को लेकर, एक्सटर्नल बॉडी से बाहर वाले एनवायरनमेंट में अगर कोई एकदम सडन फ्लक्चुएशन आए, कोई चेंज आए, तो पानी हमारा क्या करेगा? वाटर वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट। तो मेरा पानी, मेरे जिस्म का जो पानी है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करेगा बेटा। तो यहां लिखा हुआ है इट विल प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। तो जो सडन थर्मल चेंजेस हैं, एकदम एसी से निकलकर बाहर गर्मी में, एकदम गर्मी से एसी में, तो सडन थर्मल चेंजेस में टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करेगा कौन? वाटर। कौन मेरा बच्चा? पानी। एनी प्रॉब्लम हो? क्लियर है यहां तक? नाइस। अब मैं अगली प्रॉपर्टी के साथ हाजिर होता हूं। आप लोग उतनी देर तक क्या पढ़ ले? हीट कैपेसिटी। ये डेफिनेशन थी, ये था कि कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो ये पूरी इसकी बड़ी औखी इंग्लिश लिखी हुई है। इसका मैंने आपको एक छोटा सा सेंट्रल आइडिया दे दिया है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 कैलोरी ऑफ हीट चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए। तो नंबर ऑफ कैलोरीज, नंबर भाई पहले बता देता कि 1 कैलोरी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो बुक में इन दी एंड बताया गया है। तो अगर हम इसको शुरू में पुट कर लें तो वो इजी हो जाए। ठीक है बच्चों, मैं पॉज करने लगा हूं, आप लोग क्या करो? रीडिंग कर लो। ले बच्चों, अगली है जी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आप समझते गए होंगे, वाटर को इवेपोरेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। अब अगर हम हीट का एक पर्टिकुलर अमाउंट ढूंढ रहे हैं तो फिर हमें वाटर की भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी करनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर को कितनी अमाउंट ऑफ हीट, कितनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट उसको इवेपोरेट करती है, उसको क्या बोलते हैं जनाब? हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो कैलोरीज एब्जॉर्ब करना पर 1 ग्राम, देखा मैंने अमाउंट ऑफ वाटर को फिक्स कर लिया 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ वाटर को इवेपोरेट करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए? हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड? हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब 1 ग्राम ऑफ वाटर? एब्जॉर्ब कह रहा हूं, सॉरी। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, या 1 ग्राम पानी को इवेपोरेट करने के लिए जितनी हीट चाहिए उस हीट को हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। तो ये देखो 1 ग्राम ऑफ वाटर को इवेपोरेट करने के लिए जो हीट है, जो हीट हमें रिक्वायर्ड है, उस हीट को क्या कहते हैं पुत्र? हीट ऑफ वेपराइजेशन। और आपको पता है बेटा 1 किलोग्राम पानी को 1 किलोग्राम पानी, ये देखो 1 किलोग्राम पानी को इवेपोरेट कराने के लिए लिक्विड से गैस में जाने के लिए कितनी चाहिए? 574 किलो कैलोरीज चाहिए। कितनी मेरा बच्चा? 574 किलो कैलोरीज चाहिए 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को इवेपोरेट करने के लिए। देखो अब मेरे मुंह से कैलोरीज निकला, जबकि कैलोरीज नहीं, ये है किलो कैलोरीज। तो याद रखें, ऊपर 1 ग्राम की बात कर रहा है और नीचे हम लोग किलोग्राम पर आ गए। तो जब ग्राम किलो होगा तो फिर कैलोरीज भी क्या हो जाएंगी? किलो हो जाएंगी। तो वैल्यू कितनी है जी? वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। हाउ मच किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर? तो आप बोलोगे 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। इजी बच्चों। Water absorbs much heat energy as it changes from liquid to gas. तो पानी बहुत ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड से किस में जाता है बेटा? गैस में कन्वर्ट होता है। गॉट इट? वाटर एब्जॉर्ब्स मच एनर्जी, मच हीट एनर्जी to be converted from liquid to gas, to be converted from liquid to gas. So therefore बेटा अल्लाह ने, देखो हम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाएंगे? थर्मो रेगुलेशन में मदद दे रहा जी। थर्मो रेगुलेशन से मुराद
कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बाहर से हीट अंदर चली गई है, गॉट इट, जैसे गर्मियां हैं, तो क्या होगा बेटा, एकदम मेरे स्वेट ग्लैंड्स स्वेट छोड़ेंगे, दैट इज मुझे पर्सपायरेशन होगी। क्या होगी? पर्सपायरेशन, मुझे पसीना आएगा। और जब वो पसीना सूखेगा, जब वो पसीना सूखेगा, जब वो लिक्विड वाटर इवेपोरेट होगा, जब वो लिक्विड वाटर क्या होगा पुत्र, इवेपोरेट होगा, तो वो मेरे ब्लड के अंदर मौजूद हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पुत्र इवेपोरेट होगा। तो जब वो पसीना इवेपोरेट होगा, मुझे कूलिंग इफेक्ट आएगी, मुझे कूलिंग इफेक्ट आएगा। इजी मेरा बच्चा? तो पता लगा कि पर्सपायरेशन के जरिए अल्लाह ताला हमें पसीना लाकर हमारे अंदर कूलिंग इफेक्ट करता है। तो याद होगा प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन होती है। तो बेटा धूप में खड़ा हुआ प्लांट, जब प्लांट की बॉडी के अंदर का पानी इवेपोरेट होगा तो वह ज़रूर अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करके पानी बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर भी कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? कूलिंग इफेक्ट। तो इसका फ़ायदा ये हुआ जानदारों को कि जनाब वाटर कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन के ज़रिए और एनिमल्स में पर्सपायरेशन के ज़रिए कूलिंग इफेक्ट देता है। क्या देता है मेरा बच्चा? कूलिंग इफेक्ट। अच्छा भाई, अब ये एक ऑब्जर्वेशन आपकी बुक में दी गई है, वो ये है कि अगर मेरे पास 1000 ml ऑफ वाटर है, 1000 मिलीलीटर मेरे पास वाटर है, अच्छा, तो मैंने देखा कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हुआ है। देखो एरो नीचे की जानिब है भाई, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका ड्रॉप हुआ है। तो साथ ही मैंने देखा कि कितना पानी इवेपोरेट हुआ, तो पता लगा 2 ml पानी क्या हो गया भाई, 2 ml पानी इवेपोरेट हो गया। तो जब 2 ml वाटर इवेपोरेट हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हुआ। तो टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड का आया है। अब ये याद रखिएगा कि 1000 ml मेरे पास पानी था, उसका 2 ml इवेपोरेट हुआ, पिछू कितना रह गया? 998 ml ऑफ वाटर, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया बेटा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब मेरे बच्चे, मैं फिर पॉज करूंगा, नया बोर्ड लिखूंगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन बुक से पढ़ लो। मैं फिर कहता हूं बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लिविंग थिंग्स। अब 2 छोटी सी हेडिंग्स रहेगी, इंशाल्लाह 6 to 7 मिनट्स आपके और लूंगा। डन? तो मैं पॉज कर रहा हूं नए बोर्ड के लिए। जी मेरा बेटा, अब मैं हाजिर हूं सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी के साथ, और वो है जनाब क्या? आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पुत्र, इसके अंदर टोटल 4 पॉइंट्स हैं जो मेरे बच्चों ने सीखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि वाटर आयोनाइज होता है किसमें? हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में। बहुत इजी है। नंबर 1, ये जो आयोनाइजेशन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल से मुराद के अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन में आयोनाइजेशन हो रही है तो रिवर्स रिएक्शन में ये वापस जुड़ भी सकता है। तो वाटर अगर आयोनाइज हो सकता है तो वाटर वापस पानी का मॉलिक्यूल भी बना सकता है। डन? उसके बाद मेरा बच्चा, सेकंड चीज जो मेरे बच्चों ने देखनी है वो ये है कि ये इक्विलिब्रियम कायम रखता है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं इन आयंस को बाहर निकाल लूंगा तो मजीद पानी आयोनाइज हो जाएगा, मजीद पानी आयोनाइज हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम में रहता है। अब इक्विलिब्रियम में क्या रहता है भाई? क्या कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की? तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होती है, और वो कितनी है? 10⁻⁻7 मोल पर 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर पानी में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल होगी, और हाइड्रोक्साइड आयंस की भी 10⁻⁻7 होगी। पढ़ा था हमने पीएच वाले टॉपिक में, क्लास 10th की केमिस्ट्री में, क्लास 10th की केमिस्ट्री में। तो ये याद रखना है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस, इन दोनों की, अच्छा दोनों को प्लस नहीं पुत्र मैंने लिखा हुआ ना, मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ। मैं कह रहा हूँ कि इसकी कंसंट्रेशन
जितनी होगी उतनी ही किसकी होगी, हाइड्रोक्साइड आयंस की। तो वो कितनी है, 10⁻⁻7 मोल पर 1 लीटर। अगला है जी हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस जो पानी की आयनाइजेशन से बनते हैं, लास्ट पॉइंट, ठीक है। ये दोनों असर करते हैं, इफेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो टेक पार्ट इन मैनी रिएक्शंस दैट अकर इन सेल्स। तो सेल्स के अंदर होने वाले कई केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन आयन भी हिस्सा लेता है और हाइड्रोक्साइड आयन भी हिस्सा लेता है, और इनकी कमी या ज्यादती, इनकी कंसंट्रेशन में कमी या ज्यादती उससे भी सेल के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट पड़ता है, दैट इज असर पड़ता है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी आ गई जी प्रोटेक्शन। मेरा बच्चा, पानी एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। तो जी हाँ, पानी एक लुब्रिकेंट है। पानी फ्रिक्शन को, रगड़ को कम कर देता है। तो अगर हमारे अंदर हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो उसकी रगड़ अगर हमें महसूस नहीं हो रही, अगर हम लोग लंग्स को फुला रहे हैं, वापस लेकर जा रहे हैं, अगर हमें रगड़ महसूस नहीं हो रही, ओनली ड्यू टू फ्लूइड इनसाइड द बॉडी, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स। तो पता लगा इफेक्टिव लुब्रिकेंट है, और हाँ, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन, यह हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट क्या दे रहा है बेटा, वो दे रहा है प्रोटेक्शन। इसकी एग्जाम्पल क्या है, जरा आंखों को झपक कर दिखाओ। क्या आपको अपनी अपर आईलिड अपनी आंख के ऊपर रगड़ती हुई महसूस हो रही है? नो। तो बेटा अगर आंख के ऊपर आईलिड की रगड़ नहीं पड़ रही तो जरूर अंदर आंसू की लेयर है। तो जी हाँ, टीयर्स जो हैं वो सरफेस ऑफ आई पर मौजूद होती हैं, और बाय रबिंग ऑफ आईलिड्स उनको किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन महसूस नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन महसूस नहीं हो रही। और तो और बच्चों, अगर मैं गिर जाऊं या मैं कहीं पर जाऊं, मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर मेरे अंदर के ऑर्गन्स डैमेज नहीं हो रहे, तो इस वजह से, क्योंकि उनके इर्द गिर्द बॉडी फ्लूइड्स हैं, तो बॉडी फ्लूइड्स क्या करते हैं, दे फॉर्म कुशन अराउंड, दे फॉर्म व्हाट, कुशन अराउंड द ऑर्गन्स दैट हेल्प्स इन ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब एक्सीडेंट। तो वाटर की कुशनिंग है बॉडी के अंदर। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, मैं समझ सकता हूँ बेटा लेक्चर 40 मिनट तक चला गया है, लेकिन मजबूरी थी कि हमने इसको एक ही लेक्चर में वाइंड अप करना था, ठीक है। तो अल्लाह निगहबान, अल्लाह की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो, एंड आई मिस यू ऑल। मैं बहुत दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक लॉकडाउन खुले और मैं अपने बच्चों को लाइव पढ़ाऊँ, ठीक है मेरा बच्चा। जीते रहो, खुश रहो, सलामत रहो, अल्लाह की ताकत तुम सबके साथ हो। ये बहुत बड़ी दुआ है बेटा। अल्लाह से हर वक्त दुआ किया करो कि खालिक अपनी ताकत हमारे साथ कर दे। खुदा हाफिज़। अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए।